ज्ञान का हिमालय हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। मनमैली चट्टानों का बरधाता है जो पठार, बंजर पर हरियाली की जय का प्रतीक साकार। दुर्लभ पांडुलिपियों का, दुर्लभ पांडुलिपियों का यह अनुपम संग्रहार, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। विद्या बुद्धि मनीषा की इस तपोभूमि का ताप बने, चिंतन का आलाप बने, अपने दीपक आप बने। अंधकार के विरुद्ध है अंधकार के विरुद्ध है महाज्योति प्रज्ञालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। नमस्कार। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के आमुख पटल से जुड़े सभी सुधी विद्वजनों को गांधी और विनोबा की कर्मभूमि वर्धा से सादर प्रणाम, स्वागत, सुस्वागत। बोधिसत्व बाबा साहब ई ज्ञान श्रृंखला महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा परिकल्पित एक नवाचारी उपक्रम है, सारस्वत अनुष्ठान है, जिसका 11वां पुष्प आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। मित्रों, भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रबोधन से प्रारंभ इस बोधिसत्व बाबा साहब ई ज्ञान श्रृंखला का पिछला पुष्प यानी 10वां प्रबोधन विकास की भारतीय संकल्पना और वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता विषय पर केंद्रित रहा। इससे पूर्व भारतीयता की समझ, नए भारत का निर्माण, शिक्षा की भारतीय परंपरा, आज का परिप्रेक्ष्य और हमारा दायित्व, शिक्षा में आध्यात्मिक मूल्य और आज का परिप्रेक्ष्य, सतत विकास का भारतीय प्रारूप और स्वावलंबन की अवधारणा, भारत की सांस्कृतिक चेतना में कश्मीर, आत्मनिर्भर भारत और हमारा दायित्व, शिक्षा की भारतीय परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसे अकादमिक और राष्ट्रीय महत्व के विषय पर ख्यातिलब्ध विद्वजनों के प्रबोधन से हम सभी लाभान्वित हो चुके हैं। इस साप्ताहिक संवाद श्रृंखला का उद्देश्य वर्तमान समय के अपने क्षेत्र के सभी श्रेष्ठ ज्ञान संपन्न, संस्कृति व संस्कार से परिपूर्ण अग्रणी बुद्धिजीवियों के उद्बोधन से हमारे अनुभव व समझ को विस्तार देना है। ज्ञान सृजन का केंद्र और विश्वविद्यालय होने के नाते हमारा अकादमिक और सामाजिक उत्तरदायित्व है कि ऐसे सरोकारों को हम संबोधित करें जिससे राष्ट्र का उत्थान हो, समाज संस्कारवान हो और युवा मानस ज्ञान व गौरव बोध से समृद्ध हो। इन्हीं लक्ष्यों को केंद्र में रखकर बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला का निरंतर अविरल संचालन प्रसारण किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति
आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी का भारतीयता के प्रति समर्पण, भारतीय बोध के प्रति आपकी स्पष्ट दृष्टि, शिक्षा संस्कृति के उन्नयन के प्रति आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति तथा समय और समाज तथा संस्कार के प्रति सजगता का सुफल है यह बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला। इस अकादमिक सांस्कृतिक अनुष्ठान के फलीभूतीकरण के अवसर पर श्रृंखला की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति जी की आभासी उपस्थिति हमें संबल दे रही है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है। मित्रों, आज के प्रबोधन का विषय है संचार और पत्रकारिता की भारतीय दृष्टि। इस अकादमिक सांस्कृतिक ई ज्ञान श्रृंखला के उद्बोधक हैं भारतीय संस्कृति व ज्ञान परंपरा के वाहक, ख्यातिलब्ध पत्रकार संपादक, ज्येष्ठ शिक्षाविद कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य बलदेव भाई जी शर्मा। 38 वर्षों से पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय माननीय बलदेव भाई शर्मा जी दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दैनिक स्वदेश, नेशनल दुनिया जैसे प्रमुख समाचार पत्रों तथा राष्ट्रीय साप्ताहिक वैचारिक पत्रिका पांचजन्य के संपादक का दायित्व निर्वहन कर चुके हैं। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति का दायित्व ग्रहण करने से पूर्व आप हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के पद पर सेवारत थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी एनबीटी के अध्यक्ष का महती दायित्व 4 वर्ष तक निर्वहन करने का आपको गौरव प्राप्त है। अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों व संस्थानों में शिक्षा, संस्कृति, राष्ट्रीयता, आध्यात्म, मीडिया शिक्षण पर 200 से अधिक व्याख्यान और अतिथि अध्यापन के अलावा आपने लंदन, बीजिंग, मॉरिशस, शारजाह, अबू धाबी के विदेशी आयोजनों में भी प्रबोधन से लोगों में ज्ञान संस्कार सिंचन किया है। आपके लेखन और रचना संसार का वितान बृहद है। मेरे समय का भारत, राष्ट्रीय चेतना के विविध आयाम, भारत सांस्कृतिक चेतना का अधिष्ठान, संपादकीय विमर्श, अखबार और विचार, आध्यात्म और संस्कृति से संवाद, सुगंधित जीवन और आध्यात्मिक चेतना, हमारे सुदर्शन जी, भव्यता की सहजता जैसे पुस्तकों के लेखक प्रणेता श्रद्धेय बलदेव भाई को अनेक सम्मानों से अलंकृत किया गया है। पत्रकारिता व साहित्य सृजन के लिए सम्मान, राष्ट्रपति द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान, मध्य प्रदेश शासन का पंडित माणिक चंद वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण सम्मान, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा पत्रकारिता के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान, माधवराव सप्रे साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान, मुंबई से भाव भावेश्वर राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान जैसे अनेक सम्मानों से आप सुशोभित किए जा चुके हैं। इस विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग द्वारा आपके लेखकी और पत्रकारी योगदान पर शोध कार्य भी करवाया जा चुका है। ऐसे ख्यातिलब्ध पत्रकार, संपादक, शिक्षा व संस्कृति के अध्येता, सुचिंतक, विचारक, कुलगुरु श्रद्धेय आचार्य बलदेव भाई शर्मा जी का मैं महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से इस आभासी पटल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और पूरे आदर व सम्मान के साथ अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपना प्रबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। आदरणीय श्रद्धेय बलदेव भाई शर्मा जी। नमस्कार मित्रों, आवाज दे रही है? जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा। कार्यक्रम कितनी देर का है अनिल जी? 1 घंटे तक। वैसे आप जितना समय चाहें उतना ले सकते हैं, श्रोता दर्शक जाएंगे नहीं। नहीं।
महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर रजनीश शुक्ल जी, प्रोफेसर अनिल राय जी, इस आभासी संवाद में उपस्थित प्राध्यापकगण, विद्वज्जन, शोधार्थी और विद्यार्थी मित्रों, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध करने के लिए ये विश्वविद्यालय निरंतर प्रयत्नशील रहता है और पहले भी कई कार्यक्रमों में मैं सहभागी हुआ हूं। ये मेरे स्वयं के लिए बहुत आनंद की बात है। और ये जो श्रृंखला बोधिसत्व बाबा साहब की ज्ञान श्रृंखला, जैसा अभी अनिल जी ने बताया, प्रस्तुत की जा रही है, ये भारतीय चिंतन परंपरा और ज्ञान परंपरा को समग्र रूप में विविध आयामों के साथ और विद्यार्थियों, प्राध्यापकों, विद्वज्जनों के सामने प्रस्तुत कर रही है। आज का जो विषय है, इस विषय में भी बाबा साहब का जो प्रेरक वक्तव्य है वो मुझे याद आ रहा है, क्योंकि वास्तव में मित्रों बाबा साहब के जीवन को कई राजनीतिक कारणों से बड़ा सीमित कर दिया गया है। बाबा साहब का बड़ा उदात्त जीवन भारतीय ज्ञान परंपरा के श्रेष्ठतम चिंतकों में बाबा साहब की गणना होती है। राष्ट्र सर्वोपरि, ये उनके जीवन का पूरा सिद्धांत रहा। ऐसे महापुरुषों का चिंतन मनन करने से हमें सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के उन्नयन की प्रेरणा मिलती है। आज का जो विषय है, इस विषय को ही हम देखें तो मुझे बाबा साहब का एक वक्तव्य याद आ रहा है और उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग प्रथमतः भारतीय, अंततः भारतीय, सिर्फ और सिर्फ भारतीय हों। आप देखिए कितनी व्यापक दृष्टि है। आज जब समाज को औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त बुद्धि के कारण पंथ, मत, जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटने का प्रयास होता है, तब बाबा साहब का ये ध्येय वाक्य सारी शंकाओं को मिटा देता है। बाबा साहब का ये कहना कि मैं चाहता हूं कि हम सभी प्रथमतः भारतीय, अंततः भारतीय, सिर्फ और सिर्फ भारतीय हो। उनके चिंतन की व्यापक दृष्टि देखी। जैसा मैंने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि की जो उनकी दृष्टि थी, वो पूरी तरह राष्ट्र के उन्नयन के लिए समर्पित। जीवन में कितना भी संघर्ष उन्होंने किया, कितने भी अपमान झेला, सामाजिक उत्पीड़न झेला, लेकिन इस सब के कारण उनके मन में किसी भी प्रकार का विद्वेष, किसी भी प्रकार का बदला लेने का भाव, किसी भी प्रकार का दूसरों को नीचा दिखाने का भाव कभी पैदा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने इन सब चीजों को एक चुनौती के रूप में लेकर, एक महान शिक्षाविद के रूप में, महान विचारक के रूप में, सामाजिक समरसता के महान पुरोधा के रूप में हम सबको जो ज्ञान और जो मार्गदर्शन दिया, भारतीय संविधान के प्रणेता के तौर पर उनको जाना जाता है। भारतीय संविधान में भी उन्होंने स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के उन्हीं भारतीय मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया। तो हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा महापुरुष हमारे देश में हमारे पूर्वज के रूप में पैदा हुआ। ये हम सब के लिए बहुत प्रेरणा और आनंद की बात है। और आज उन्हीं की स्मृति में ये कार्यक्रम संचार और पत्रकारिता में भारतीय दृष्टि। जब हम भारतीय दृष्टि की बात करते हैं मित्रों, तो सबसे पहले
हमें ये विचार करने की आवश्यकता है कि भारतीय होना क्या है। क्योंकि जो भारत का पराधीनता काल रहा, उस पराधीनता काल में विशेषकर अंग्रेजी शासन में जो औपनिवेशिक मानसिकता हमारे दिमागों में कूट कूट कर भर दी गई, उसने भारत के प्रति एक आत्महीनता का बोध हम सबके दिमागों में स्थापित कर दिया और एक ऐसी बुद्धिजीवियों की फौज इस देश में स्वतंत्रता के बाद भी खड़ी हो गई, उसको समृद्ध किया जाता रहा, जो भारतवासियों को उस आत्महीनता के बोध से ग्रस्त करती थी। भारत का चिंतन, भारत की परंपरा, भारत का ज्ञान दकियानूसी है, पोंगापंथी है, इसमें आधुनिकता नहीं है और दुनिया भर की ऐसी बातें जो हेय भाव पैदा करती हैं भारत के प्रति, भारतीयता के। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा किस प्रकार हम लोगों को भ्रमित किया गया, क्योंकि ये पत्रकारिता से जुड़ा हुआ विषय है। पत्रकार बंधु, पत्रकारिता के विद्यार्थी, पत्रकारिता और मीडिया क्षेत्र के शिक्षक, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। तो हमें बौद्धिक रूप से इन सरोकारों के प्रति सजग होने की बहुत आवश्यकता है, ताकि हम उन विभ्रमों से बाहर निकलकर समाज और राष्ट्र के सामने सत्य शोधक के रूप में ज्ञान को रख सकें। हमें अनेक विद्वान ये कहते हुए मिल जाएंगे कि हमको अंग्रेजों का शुक्रगुजार होना चाहिए, उन्होंने हमको एक राष्ट्र के रूप में रहना सिखाया। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम तो पिछड़े हुए लोग थे, हम तो कुछ जानते ही नहीं थे। अंग्रेज आए देवदूत की तरह और उन्होंने हमको बताया कि तुम तो एक राष्ट्र हो। लेकिन जो लोग ये सिखाने का प्रयास करते हैं, वो लेश मात्र भी न भारत को जानते हैं, न भारत की ज्ञान परंपरा को जानते हैं। केवल वो चश्मा जो औपनिवेशिक काल में उनके मन बुद्धि पर, आंखों पर चढ़ा दिया गया, वो यूरोपियन दृष्टिकोण, वो ब्रिटिश दृष्टिकोण जिसमें भारत को हेय समझना सिखाया गया, उसी का ये प्रतिपादन है। अन्यथा अगर वो भारत को जानते, भारत के बारे में उन्होंने पढ़ा होता, तो भारत में ऋग्वेद, जिसे यूनेस्को ने मानव जाति की प्रथम पुस्तकों में गिना है, उस ऋग्वेद में हमारे ऋषियों ने राष्ट्र को लेकर एक पूरा अध्याय लिखा है। वयम राष्ट्रे जागृहाम पुरोहिताः, ये ऋग्वेद का बड़ा प्रसिद्ध सूक्त है। राष्ट्र को जीवंत बनाए रखने के लिए हम सब निरंतर सक्रिय रहें, राष्ट्र के उन्नयन के लिए हम सब प्रयत्नशील रहें। ये राष्ट्र की संकल्पना उस दौर में हमारे सामने रखी गई। और मित्रों, हम जरा विचार करें, जब ऋग्वेद लिखा जा रहा था तब तो अंग्रेजों के पुरखे भी पैदा नहीं हुए होंगे, और आज हमको सिखाया जाता है कि हमें अंग्रेजों का शुक्रगुजार होना चाहिए। इसका सीधा अर्थ है कि हम भारत को नहीं जानते, हम भारतीयता को नहीं जानते, भारत की चिंतन और ज्ञान परंपरा को नहीं जानते। अगर हम उसको नहीं जानेंगे तो भारत के उन्नयन का विचार कैसे करेंगे? हमको सिखाया जाता है कि भारत का इतिहास गुलामी का इतिहास है। सबसे बड़ा झूठ है ये। आप पूरे इतिहास को उठाकर देख लिए, 1000 वर्षों का इतिहास, भारत ने एक क्षण के लिए भी गुलामी को स्वीकार नहीं किया। भारत के हर कोने में राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए निरंतर संघर्ष हुए, निरंतर संघर्ष, चाहे जनजातीय क्षेत्र हो, चाहे नागरीय क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण कस्बाई क्षेत्र हो, उत्तर से पूर्व, पश्चिम से उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, कितने ही महान सेनानी अपने अपने क्षेत्रों में राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करे। भारत का इतिहास गुलामी का नहीं, भारत का इतिहास सतत संघर्ष का इतिहास है। दोनों में फर्क है। दोनों वाक्यों का प्रयोग करते समय मानसिकता बदल जाती है। भारत के इतिहास को हम गुलामी का इतिहास निरूपित करते हैं तो एक हीनता का बोध पैदा होता है।
भारत के इतिहास को जब हम संघर्ष का, निरंतर सतत संघर्ष का इतिहास कहते हैं, तो समाज जीवन में एक उदात्त भाव जागृत होता है कि हमने एक क्षण को भी गुलामी को स्वीकार नहीं किया। तुलसीदास ने तो सैकड़ों साल पहले जब रामचरितमानस लिखा मित्रों, उसमें बड़ी सुंदर पंक्ति उन्होंने लिखी, पराधीन सपने सुख नाही। उस काल में जब अंग्रेज यहां आए भी नहीं थे, उससे पहले तुलसीदास ने अकबर के काल में लिख दिया, पराधीन सपने सुख नाही। तो भारत ने एक क्षण के लिए भी पराधीनता को, गुलामी को स्वीकार नहीं किया, उसके विरुद्ध निरंतर संघर्ष किया। और हमारे असंख्य लोग इस राष्ट्र के जागरण के लिए, इस राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए, जिसे ऋषि ने कहा वयम राष्ट्रे जाग्राम प्रोहिताः, अपने प्राणों का बलिदान दिया हर क्षेत्र। लेकिन आप देखिए दुर्भाग्य कि स्वाधीनता के बाद जिन बातों का गौरव भारतीय जन के अंतःकरण में जगाना चाहिए था, उस गौरव को जगाने की बजाय हमारे यहां ऐसे अनेक बुद्धिजीवी जो उसी औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त रहे, उन्होंने स्वाधीनता का इतिहास लिखते हुए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे जो असंख्य बलिदानी लोग थे, उनके बारे में लिख दिया ये रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट थे। अगर हम अपने उन महान बलिदानियों को, जिनकी बदौलत ये भारत स्वतंत्र राष्ट्र बनकर खड़ा हुआ, जिनकी बदौलत हम सम्मान के साथ एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक के रूप में पूरी दुनिया में सिर उठाकर जीते हैं, उन लोगों को हमारी संतति, हमारी पीढ़ियां, हमारे बच्चे रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट मानकर चलेंगे, तो भारत के प्रति उदात्त भाव, देशभक्ति का भाव कहां से पैदा होगा? हम अपमानित कर रहे हैं अपने उस बलिदानियों को इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर। ये उसी हीन ग्रंथि का परिचायक है, जो हीन ग्रंथि भारतीय मानस में औपनिवेशिक सत्ता ने भरने का प्रयास। इस सबसे उबरने की आवश्यकता है, तभी हम भारत को जानेंगे, तभी हम भारतीयता को जानेंगे। आप देखिए हमारे यहां तो देश में बुद्धिजीवी इस प्रकार की मानसिकता से ग्रस्त हैं, लेकिन पूरी दुनिया भारत को किस नजरिए से देखती है, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। अर्नाल्ड टाइनबी ब्रिटिश इतिहासकार हैं, दुनिया में जाने माने समाज विज्ञानियों में, शिक्षाविदों में उनका नाम है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री। उस पुस्तक में उन्होंने बड़ा विस्तृत विवेचन सारी वैश्विक स्थितियों का किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें है कि जब दुनिया में औद्योगिक क्रांति आई, उस औद्योगिक क्रांति के बाद जो समृद्धि, सुख के संसाधन पूरी दुनिया में बढ़े, उसके कारण दुनिया की तरक्की हुई। लेकिन टाइनबी लिखते हैं, इस सब तरक्की ने दुनिया में स्वार्थ का जो संघर्ष और टकराव पैदा किया, उस संघर्ष और टकराव ने दुनिया को विनाश के मुहाने पर आज खड़ा कर दिया है। और आगे टाइनबी लिखते हैं कि अगर इस विनाश से दुनिया को कोई बचा सकता है, तो भारत का विचार है, भारत की जो परिवार की संकल्पना है, वो पूरी दुनिया को सुख, शांति और सौहार्द का मार्ग दिखाती है। ये है भारतीयता। टाइनबी एक विदेशी होते हुए और उस भारतीयता को प्रतिष्ठा दे रहे हैं, और हम उस भारतीय दृष्टि को हेय मानकर, भारतीय दृष्टि शब्द कहते ही एकदम मुंह से उड़ जाता है कि अरे क्या दकियानुसी बातें करते हैं, भारत में है क्या? एक समाचार पत्र मुझे याद है, कुछ वर्ष पहले दिल्ली का बड़ा जाना माना समाचार पत्र है हिंदी का, उसने पूरी एक श्रृंखला निकाली थी, और उस श्रृंखला का एक तरह से स्तंभ था, भारत में गर्व करने लायक क्या है। ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को लेकर न हम भारत को जान सकते हैं, न भारतीयता को जान सकते हैं, न भारतीय दृष्टि को जान सकते हैं। प्रबुद्ध क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, विशेषकर पत्रकार और पत्रकारों का प्रशिक्षण करने वाले हमारे मीडिया शिक्षक, इन सब की जिम्मेदारी है कि हम भारतीयता पर छाए हुए इन विभ्रमों को
पहले स्वयं समझें और बाद में उनका निवारण करके भारतीय जनमानस में सत्य की स्थापना। मित्रों, पत्रकार सत्यान्वेषी होता है, सत्य को खोज कर निकालना पड़ता है। आज भारतीय दृष्टि को समझने के लिए उसको खोजना पड़ेगा, भारत के प्रति भक्ति रखनी पड़ेगी, भारत के प्रति उपहास, हेय, आत्महीनता का बोध, ये रखकर आप भारतीय दृष्टि को नहीं समझ सकते। इसलिए बौद्धिक स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको उस भारतीय दृष्टि को, भारतीयता को और भारत को समझना पड़ेगा। और उसके बाद जो समाज के बौद्धिक जगत में, भारतीय जनमानस में विभ्रम छाए हुए हैं, उन विभ्रमों का निवारण करना पड़ेगा। नहीं तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि सारी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है विश्व के कल्याण के लिए, और हम भारत को एक आत्महीनता के बोध से ग्रस्त बनाए। जब संचार की बात आती है, आप देखिए कितना उत्कृष्ट चिंतन भारत की ऋषि परंपरा ने दिया। भारत में जिस ऋषि परंपरा की हम बात करते हैं, वो ऋषि परंपरा केवल पूजा पाठ और भजन कीर्तन करने वाली ऋषि परंपरा नहीं है। ऋग्वेद में जिस ऋषि परंपरा का उल्लेख आया उसमें कहा गया भद्रम इच्छन्ति ऋषयः। ऋषि कौन है? जो लोक कल्याण के लिए जीता है, जो लोक कल्याण के लिए कर्म करता है, वो ऋषि है। भारत की ऋषि परंपरा की जब हम बात करते हैं तो ये लोक कल्याण विराट रूप में हमारे सामने मूर्त हो जाता है। और लोक कल्याण ये केवल भारत का नहीं है। लोक कल्याण ये केवल जिन्हें हम हिंदू कहते हैं भारतीय जन के रूप में, उनके लिए नहीं है, ये समस्त मानवता के लिए। तुलसीदास ने रामचरितमानस में बड़ी सुंदर चौपाई प्रस्तुत की है, जड़ चेतन जल जीव नभ सकल राममय। हमारी दृष्टि देखिए कितनी व्यापक भारतीय चिंतन परंपरा ने हम पूरी दुनिया को दी। जड़ चेतन जल जीव नभ सकल राममय। जो कुछ भी इस चराचर जगत में है, वनस्पति, पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य, इस सब में एक ही परम तत्व समाया हुआ है। सब एकात्म बोध से, आत्मीय भाव से परस्पर सूत्रबद्ध है। ये भारतीयता है। और हम इसी आनंद में जीते हैं कि दुनिया को समानता, बंधुता का संदेश तो फ्रांस की क्रांति के बाद था। फ्रांस की क्रांति के हजारों वर्ष पहले हमारी ऋषि परंपरा ने दुनिया को लोक कल्याण का भाव रखते हुए मानवता को समृद्ध करके जीना सिखाया। यह भारतीयता है। इस भारतीय दृष्टि को जाने बिना न हम संचार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, न पत्रकारिता के क्षेत्र। इस भारतीय दृष्टि को समझने की आवश्यकता है। भारत को जाने बिना केवल यूरोपीय चश्मे से, औपनिवेशिक बुद्धि से हम भारत की मीमांसा करते रहेंगे और भारत को दोंचने में ही आनंद महसूस करेंगे, ये उचित नहीं है। क्योंकि जब एक ओर पूरी दुनिया विश्व के कल्याण के लिए, विश्व में शांति, सुख और सौहार्द का मार्ग ढूंढने के लिए भारत की ओर देख रही है, तब हम भारत को ग्लानि युक्त दृष्टि से देखें, हेय दृष्टि से देखें, उसी औपनिवेशिक चश्मे से देखें जो अंग्रेजों ने हमको पट्टी पढ़ाई, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ये जो हीनता का बोध है, ये दुर्भाग्य है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमने भारतीय मानस को बौद्धिक स्तर पर उस आत्महीनता के बोध से निकालने का प्रयास नहीं किया। उस भारतीय दृष्टि को स्थापित करना, ये प्रबुद्ध क्षेत्र में काम करने वाले पत्रकारों, संचार के क्षेत्र में काम करने वाले मीडिया कर्मियों की जिम्मेदारी।
मीडिया कर्मी होने का अर्थ केवल मित्रों खबरें यहां से वहां पहुंचाना भर नहीं है। विद्यार्थियों को हम पत्रकारिता पढ़ाते समय सामान्यतया ये जो यूरोपीय चिंतन है उसी के आधार पर उनको ट्रेंड करते हैं और बताया जाता है कि खबर क्या है, तो कुत्ते ने आदमी को काट लिया ये खबर नहीं, आदमी ने कुत्ते को काट लिया ये खबर। ये जो नकारात्मकता का बोध है, पहला पाठ ही पत्रकार को हम ऐसी घृणित नकारात्मकता का पढ़ा देते हैं, तो फिर वो जीवन में सृजन कहां से करेगा? प्रबुद्धता के क्षेत्र में वो नए सूत्र कहां से ढूंढेगा? वो सत्यान्वेषी कैसे बनेगा? इसलिए संचार और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो भारतीय चिंतन है उसको समझने की बहुत आवश्यकता है। जब हम संचार की बात करते हैं, संचार केवल मीडिया कम्युनिकेशन नहीं है, मीडिया कम्युनिकेशन संचार का एक हिस्सा है। सामान्यतः हम संचार का अर्थ मान लेते हैं संवाद स्थापित करना, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा में हम थोड़ा, मैं निवेदन करूंगा आप सबसे कि बीच बीच में समय निकालकर हम ऐसी चीजों का अध्ययन करें। आप मेरी बात मत मानिए, लेकिन आप प्रबुद्ध हैं, आप अध्ययनशील बनिए, एक बार भारत को जानने का प्रयास तो करें। हम जब हम संचार की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन माने केवल संवाद सूत्र स्थापित करना नहीं है। भारत की ज्ञान परंपरा में संचार का अर्थ, हमारे ऐतरेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद की ऋचाओं पर आधारित ग्रंथ है। ऐतरेय ब्राह्मण अद्भुत ग्रंथ है, ये बहुत छोटे छोटे ग्रंथ हैं। कभी बीच बीच में थोड़ा पढ़ने का आनंद लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ज्ञान कितना अनादि है, अजस्र स्रोत है ज्ञान का। उस ऐतरेय ब्राह्मण में एक पूरा मंत्र आया है जिसमें चरैवेति शब्द का प्रयोग है। ये जो संचार है चरैवेति उसका बृहद रूप है, यानी ज्ञान की खोज में, ज्ञान के सृजन के लिए निरंतर अपने को संचारित करते रहो। और वो ज्ञान कौन सा है? भारत के ऋषियों ने जो जीवन का चिंतन दिया वो चिंतन एकांगी नहीं है। जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जो भारतीय चिंतन में जिसका समाधान न बताए। ये जो संचार है ज्ञान के लिए, ज्ञान के सृजन के लिए, ज्ञान की खोज के लिए, ऋषि ने उपनिषद में कहा तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, असतो मा सद्गमय, असत से सत की ओर, मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमरत्व की ओर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये संचार है ज्ञान की पिपासा। पत्रकार अगर सत्यान्वेषी है तो बिना ज्ञान के सत्यान्वेषण नहीं हो सकता। फिर तो भ्रम फैलाए जा सकते हैं, जैसे मैंने अभी कुछ उदाहरण दिए। ज्ञान और सत्य ये पत्रकार के दो सबसे बड़े हथियार हैं जो उसकी कर्मशीलता को समाज में सम्मान के साथ स्थापित। मित्रों, पत्रकारिता केवल बुद्धि का खेल नहीं है, बौद्धिक कलाकारी नहीं है, शब्दों का खेल नहीं है, लेख लिख दो, खबर लिख दो। ये एक नैतिक उद्यम है, एक सामाजिक दायित्व है। और इसीलिए जब पहला हिंदी समाचार पत्र जिसने भारत की भाषाई पत्रकारिता को समृद्ध किया, उदंत मार्तंड, जब उसका प्रकाशन हुआ तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल जो उसके संपादक थे, उन्होंने उसके संपादक की पहली पंक्ति में लिखा, यह उदंत मार्तंड हिंदुस्तानियों के हित थे। आप देखिए पत्रकारिता का मूल ध्येय क्या है।
उस कम्युनिकेशन का मूल ध्येय क्या है, जो पत्रकारिता का आधार है, जिसे हम संचार कहते हैं। मूल ध्येय हिंदुस्तानियों के हित है। जो भारतीय जन है उसके हितों के संरक्षण के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके उन्नयन के लिए यह उदंत मार्तंड प्रकाशित किया जाता है। ये भारत की पत्रकारिता का मूल चरित्र है, मूल ध्येय है। वो यूरोपियन पैटर्न पर भारतीय पत्रकारिता को जो परिभाषित किया जाता है, जो पिपराजी तक पहुंच गया, डायना की जान चली गई उस पिपराजी से बचते बचते, भागते भागते, भारतीय पत्रकारिता की दृष्टि वो नहीं है। भारतीय दृष्टि लोक कल्याण की दृष्टि, ये पत्रकारिता में समाहित हो, पत्रकारों की जीवन दृष्टि बने, पत्रकारों के कार्य की दिशा निर्देश करने वाली संस्कृति बने। इसलिए जुगल किशोर शुक्ल ने लिखा, यह उदंत मार्तंड हिंदुस्तानियों के हित। यह जो लोक कल्याण की जीवन दृष्टि भारतीय संस्कृति की थी, भारत की ऋषि परंपरा ने ऋग्वेद में जिसको भद्रम इच्छन्ति ऋषयः कहा, ये वास्तव में पत्रकारीय दृष्टि है। और मुझे कभी कभी लगता है कि यह जो ऋग्वेद में सूक्त आया, वयम राष्ट्रे जागर्याम पुरोहिताः, ये वास्तव में कहीं पत्रकारों के लिए तो नहीं लिखा गया था कि हम राष्ट्र में जागरूक रहकर अपने समाज को, राष्ट्र को और फिर समूची मानवता को सब प्रकार से अधिकार संपन्न, सब प्रकार से शांति सौहार्द का जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, ये लोक जागरण, ये पत्रकारिता के माध्यम ऋषि का संदेश है। ये जो लोक जागरण है, भारतीय भाषाई पत्रकारिता की जो शुरुआत हुई, तो ये भारतीय दृष्टि उसमें, यूरोपीय नकारात्मक दृष्टि नहीं रही। छीछा लेकर करना, अटल जी कहा करते थे पत्रकारिता पहले मिशन थी, फिर प्रोफेशन हो गई, फिर सेंसेशन हो गई। ये जो सेंसेशनलिज्म है, इसने पत्रकारिता को कहां से कहां पहुंचा दिया। पत्रकारिता का बड़ा तेजस्वी स्वरूप अभी कोरोना काल में भी हमारे सामने आया है मित्रों। किस प्रकार हमारे मीडिया कर्मी जान जोखिम में डालकर देशवासियों को जागृत करने के लिए हर क्षण तत्पर हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, चाहे प्रिंट मीडिया के हों। इतना संकट झेलकर, परवाह नहीं है उन्हें अपने जीवन की भी। लेकिन हमारा भारतीय जन इस पूरी महामारी के दौरान सूचनाओं से समृद्ध हो, सही जानकारी उस तक पहुंचे, इसके लिए निरंतर तत्पर। ये जो लोक कल्याण की भावना कोरोना काल में भारत के मीडिया ने दिखाई है, यही वास्तव में भारतीय दृष्टि है। ये अलग बात है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसी अनर्गल बातें भी बीच बीच में आती हैं जो बहुत विनाशकारी हैं। अफवाहें हों, चाहे झूठी खबरें हों, चाहे विद्वेषकारी भावबोध बढ़ाने वाली हों, ये गलत है। ये पत्रकारिता का लक्षण नहीं है। सोशल मीडिया एक सशक्त प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है, जिसने एक नया अध्याय भारतीय पत्रकारिता का खोला, जन पत्रकारिता। कितना महत्वपूर्ण। लेकिन हम उसको अगर अपनी नासमझी से इस प्रकार के मंच के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि अपनी भड़ास निकालें, अपशब्दों का प्रयोग करें, तो ये भारतीय पत्रकारिता की दृष्टि नहीं है। ये विकार अगर आए हैं, इसलिए आए हैं कि हम उस भारतीय दृष्टि को पत्रकारिता में, मीडिया में भूल रहे। इसके कारण ये विकार आते हैं। इसी कारण पेड न्यूज, फेक न्यूज, ये सब विकार पैदा होते हैं। भारतीय जन का विश्वास कम होता है पत्रकारिता के। जब राडिया टेप कांड में ऐसे ऐसे सुनाम धन्य बड़े पत्रकारों के, संपादकों के नाम आते हैं कि ये लोग उस समय की सरकार में कौन मंत्री बने, किसको क्या पोर्टफोलियो मिले, इसके लिए लॉबिंग करते।
ये पत्रकारिता की भारतीय दृष्टि नहीं है। पत्रकारिता की भारतीय दृष्टि है उस ध्येय को याद रखना कि सामाजिक उन्नयन के लिए, सामाजिक सरोकारों के लिए, भारतीय जन के हित के लिए एक अहद हमने लिया है। ये संचार और पत्रकारिता की भारतीय दृष्टि है, सत्यान्वेषण। ये दृष्टि जब तक जागृत रहती है तब तक हम विचलित नहीं होते, तब तक हम पत्रकारिता के बोध को ध्यान में रखकर, वो जो मैंने पहले कहा कि पत्रकारिता केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये नैतिक उद्यम है। ये दूसरे व्यवसाय, कारोबार, रोजगार उसकी तरह मात्र जीविकोपार्जन का साधन नहीं है मित्रों पत्रकारिता। हम कबीर को बड़े आदर के साथ याद करते हैं और बड़े आह्लादित होते हैं कि कबीर जैसा व्यक्ति हमारे देश में हुआ, क्रांतिकारी विचार। मैं मानता हूं कि पत्रकार कबीर का वंशज है, जो केवल अपने सुख के लिए नहीं जीता, जीविकोपार्जन करना, हमारा सबका परिवार भी सुखी रहे, साधन संपन्न बने, ये विचार करके जीना कोई बुरी बात नहीं है। भारत तो लक्ष्मी का उपासक देश है मित्रों। लेकिन हमारा जीवन दूसरे व्यवसायों की तरह धनोपार्जन के लिए, मुनाफे के लिए नहीं। जीविकोपार्जन, परिवार का भरण पोषण आवश्यक है, लेकिन हम एक सामाजिक जिम्मेदारी से बंधे हुए हैं और वो जिम्मेदारी कबीर ने निर्दिष्ट की है भारत की पत्रकारिता के लिए। बड़ा सुंदर दोहा हम सब जानते होंगे, मैं केवल स्मरण आपको दिला रहा हूं। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। अपने लिए जीना, खाना, मौज करना, सो जाना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। लेकिन कबीर कहते हैं इस सुखी संसार में एक कबीर है जो इन सब के हित चिंतन के लिए जागता रहता है और रोता रहता है। रोता रहता है माने चिंतित रहता है, प्रयत्नशील रहता है कि समाज कैसे सुखी रहे, समाज कैसे विसंगतियों से, विकारों से बचा रहे। ये जिम्मेदारी पत्रकार की है और इसलिए पत्रकार होने के नाते हम अपने जीवन के आनंद में खोए नहीं रह सकते। हम अपने स्वार्थों के लिए मूल्यों को तिलांजलि नहीं दे सकते। कई बार कहा जाता है कि मूल्य आधारित पत्रकारिता। मेरा मानना है कि पत्रकारिता में मूल्यों को अलग से परिभाषित करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मित्रों जो भारत की पत्रकारिता है, मूल्य इसमें अंतर्निहित तत्व है। उस दायित्व को अनुभव करने की आवश्यकता है। जब तक ये दायित्व बोध हमें जगाए रखता है, तब तक हम न विचलित होते हैं, न दूसरों से तुलना करते हैं कि उन्होंने तो इतना पैसा कमा लिया, उन्होंने तो इतनी संपदा बना ली, हम जीवन भर पत्रकारिता करते रहे, हमें मिला क्या। पत्रकारिता नफा नुकसान का आकलन करने का कार्य नहीं है। ये तो एक अहद लेकर समाज के लिए, राष्ट्र के जागरण के लिए, मानवता के उन्नयन के लिए कर्मरत रहना। तभी तो अखबार को आम आदमी की आवाज कहते हैं, और किसी को क्यों नहीं कहते, आम आदमी की आवाज। और पत्रकारिता को, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। क्यों? ये कोई संवैधानिक पद तो नहीं है जो मीडिया को दे दिया गया हो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, लेकिन अगर उन 3 स्तंभों में से कोई भी जरा भी भटकता हुआ दिखे,
जन सरोकारों से विरत होता हुआ दिखे, उसकी भूमिका राष्ट्र और समाज के उन्नयन में बाधा उत्पन्न करने वाली दिखे, तो मीडिया खड़ा होता है, भारतीय जन की आवाज बन। इसलिए जनता ने इस संज्ञा से अभेद किया मीडिया को। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये जो जन विश्वास है, ये इसलिए है कि पत्रकार और मीडिया कर्मी अपने स्वार्थों के लिए नहीं जीता, अपने हितों के लिए समाज के हित की बलि नहीं चढ़ाता। और इसलिए ये एक व्यापक दृष्टि भारतीयता ने हमको दी है, जिसकी चर्चा टाइन भी करते हैं कि दुनिया को अगर बचाना है, मानवता को अगर सुख शांति और सौहार्द के मार्ग पर आगे बढ़ाना है, तो भारतीयता का इस भारतीय दृष्टि को समझने की आवश्यकता है। जोसेफ पुलित्जर बड़े विद्वान हुए हैं, उनके नाम से दुनिया का सबसे बड़ा पत्रकारिता का सम्मान पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है। उन्होंने बड़ा सुंदर एक कथन है उनका, पत्रकार जन्मजात नहीं होते, पत्रकारों को प्रशिक्षित होना पड़ता है। और इसलिए मित्रों, ये जो भारतीय दृष्टि है पत्रकारिता की, हम सबको अपने अपने क्षेत्र में काम करते हुए उस भारतीय दृष्टि से प्रशिक्षित होना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, इस कोरोना काल में मैं सचमुच बहुत गौरव महसूस करता हूं कि एक पत्रकार होने के नाते मैं उस बिरादरी का हिस्सा हूं जिसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर भारतीय जन को जागरूक बनाए रखने के लिए इस कोरोना काल में निरंतर संघर्ष रत रहकर वो लोग काम करते हैं। ये लोक कल्याणकारी तत्व भारतीय जीवन दृष्टि का हिस्सा है। इससे अभेद है हमारी पत्रकारिता, हमारा संचार क्षेत्र। और इसलिए इस दृष्टि को जब तक हम बनाकर रखेंगे, तब तक पुलित्जर साहब का जो कथन है कि पत्रकारों को प्रशिक्षित होना पड़ेगा, वो कथन निश्चित रूप से सार्थक। एक जर्मनी के विद्वान हुए हैं टॉम स्टापर। पत्रकार होना, पत्रकारिता, अखबार बड़ी ताकत है। हमारे यहाँ अकबर इलाहाबादी एक बड़े शायर हुए। अंग्रेजों के जमाने में अधिकारी हुआ करते थे, वो प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन बहुत बड़े शायर थे उर्दू के। उन्होंने एक जगह उस समय लिखा, और हम सब उसको कोट करते हैं पत्रकारिता की ताकत दिखाने के लिए, हो तोप मुकाबिल तो अखबार निकाल। अखबार की ये ताकत क्यों है? केवल शब्द के लिए नहीं है अखबार की ताकत। जिस मानवीय संवेदना के लिए अखबार लड़ता है, पत्रकार जिस मानवीय संवेदना के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करता है, अपने स्वार्थों की, अपने हितों की, अपनी सुविधाओं की बलि चढ़ाकर, वो ताकत पत्रकार और पत्रकारिता को समृद्ध कर। और इसीलिए अकबर इलाहाबादी ने कहा, हो तोप मुकाबिल तो अखबार निकाल। ये जो ताकत है, भारतीय जन के साथ खड़ी रहने की ताकत, देश और समाज के कल्याण के लिए लड़ने की ताकत, ये जब तक पत्रकार के पास है, तब तक तोप से भी पत्रकार भिड़ जाता है, तोप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये केवल उपदेश की बातें नहीं है मित्रों, ये हमारी दिनचर्या का सत्य है। उसको ग्रहण करना पड़ेगा, उसमें अपने को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। टॉम स्टापर बड़े विद्वान हुए हैं। उन्होंने बड़ा सुंदर कथन अकबर इलाहाबादी की बात को आगे बढ़ाते हुए ही कहा है, दुनिया को बदलना चाहते हो तो पत्रकारिता से बड़ा तात्कालिक और प्रभावशाली दूसरा कोई हथियार नहीं। जब हम चारों ओर अनाचार और सामाजिक विसंगतियां, अपने स्वार्थों के लिए समाज और राष्ट्र के हितों को बलि चढ़ा देने की प्रवृत्ति देखते हैं, तब हमारा पत्रकार होना, हमारा मीडिया कर्मी होना, हमारा मीडिया हाउस चलाने वाला होना बहुत सार्थक हो जाता है।
ठीक है, आज वक्त बदल गया, मार्केट ने पैसे को बहुत प्रमुखता दे दी, व्यवसायिक हित सिर चढ़कर बोल रहे हैं। लेकिन मित्रों, जैसा मैंने कहा कि पत्रकारिता का क्षेत्र, मीडिया हाउस चलाने का काम, ये केवल मुनाफा कमाने के लिए नहीं है। हमारे देश में एक से एक लोग हुए जिन्होंने इस पत्रकारिता के ध्येय को, मूल्य को, जन सरोकारों को बचाए रखने के लिए सब कुछ न्यौछावर। हमारे महान स्वाधीनता सेनानी महात्मा गांधी से लेकर अरविंद घोष तक, माखनलाल चतुर्वेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक, लाला लाज, कितने, एक लंबी श्रृंखला है जिन्होंने राष्ट्रीय जागरण के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए, भारतीय जन को तैयार और सन्नद्ध करने के लिए अखबार निकाले, पत्रिकाएं निकाली, क्योंकि इसकी ताकत को वो समझते थे। परंतु इस ताकत का इस्तेमाल हम अपने हितों के लिए, अपने स्वार्थों के लिए करने लग जाएंगे मित्रों, तो तोप क्या, तमंचा भी हमारे सामने हमसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। पत्रकार की ताकत, पत्रकारिता की ताकत, मीडिया की ताकत तभी तक है जब वो उस ध्येय को ध्यान में रखकर सामाजिक सरोकारों और राष्ट्र के उन्नयन के भाव बोध को लेकर काम करता रहेगा। मुनाफे के लिए रोना रोनेगा नहीं। ये प्रशिक्षण हमको लेना पड़ेगा और एक स्पष्ट दृष्टि अपने कार्य के प्रति, उन विभ्रमों से समाज को जीवंत बनाए रखने की। पत्रकारिता एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है, जन रुचि को परिष्कृत करना। ये जो बौद्धिक विभ्रम हैं, इनसे बाहर निकालकर समाज को सत्य के साथ खड़े होना सिखाना। और जैसा मैंने कहा कि खबरें संप्रेषित करना, ये पत्रकारिता का एक छोटा सा हिस्सा है। पत्रकारिता का एक व्यापक दृष्टिकोण है समाज का जागरण, और समाज का जागरण के भावबोध के साथ काम करना हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां दे देता है। एक सामान्यतया बात कही जाती है, पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि ये दृष्टिकोण ठीक नहीं है। पत्रकार कभी निष्पक्ष नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पत्रकार का जिस दिन भारतीय भाषाई पत्रकारिता शुरू हुई मित्रों, उसका पक्ष तय कर दिया गया। सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक सरोकार, भारतीय जन के साथ खड़ा होना, वो जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ असहाय व्यक्ति है, उसकी आंख का आंसू पोंछना, उसके अधिकारों के लिए लड़ना, उसकी खुशहाली के लिए संघर्ष करना। आप देखिए, जब आदमी सब जगह से निराश हो जाता है तो वो कहता है, अच्छा अब मैं अखबार के दफ्तर में जाता हूं। कितना विश्वास है उसको, अखबार उसकी लड़ाई लड़ेगा। इस विश्वास के साथ खड़ा होना, ये भारत के पत्रकार का पक्ष है। पत्रकार निष्पक्ष कैसे हो जाएगा? लेकिन जिस संदर्भ में निष्पक्षता की बात कही जाती है, उसको समझने की भी आवश्यकता है। पत्रकारों का पॉलिटिकल विजन तो होना चाहिए, लेकिन पार्टी विजन नहीं। भारत की राजनीति कैसी हो, पत्रकार को इसके प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। भारत की राजनीति लोक कल्याणकारी हो, जैसा हमारे संविधान में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का संकल्प व्यक्त किया है, तो भारत की राजनीति उसका पोषण करने वाली हो। जैसा महात्मा गांधी ने राजनीति में न्यासी के सिद्धांत की बात कही है, तो भारत की राजनीति उस न्यासी के सिद्धांत से अभिप्रेरित हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम जनता के सेवक बनने चले थे और जनता के मालिक बन गए, और जनता आंखों में आंसू लिए कराह रही है। राजनीति को वो दिन न देखने पड़े, इसलिए प्रत्येक पत्रकार में एक पॉलिटिकल विजन होना चाहिए।
भारत की राजनीति समाजोन्मुख हो, राष्ट्रोन्मुख हो, उससे भटकती हुई दिखे तो उसको रास्ते पर लाना। लेकिन पार्टी विजन पत्रकार में नहीं होना चाहिए कि ये अमुक पार्टी का प्रवक्ता बनकर काम कर रहा है, वो अमुक पार्टी का प्रवक्ता बनकर काम कर रहा है। तो जो निष्पक्षता का बोध है, ये राजनीतिक दृष्टि से तो उचित है। अगर पत्रकार ही इस तरह राजनीति का, पार्टी का हिस्सा बनकर काम करने लगेंगे तो जनता का विश्वास कैसे बचेगा? और इसलिए पत्रकार को निष्पक्ष तो होना चाहिए, क्योंकि उसका पक्ष राजनीति में किसी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं, लेकिन पत्रकार का एक पक्ष है समाज के हित में खड़े रहना। जो असहाय है, निर्बल है, जो वंचित है, उसकी लड़ाई लड़ना, ये पत्रकार का पक्ष। इन सारे भेदों को समझने की आवश्यकता है प्रबुद्धता के स्तर पर, और इसके लिए हमको अध्ययनशील। मैं बहुत कष्ट के साथ आपके सामने इस बात को शेयर कर रहा हूं कि अब पत्रकारों में पढ़ने लिखने का, अध्यवसाय का चाव नहीं रहा। बिल्कुल पत्रकार परम ज्ञानी हो गया है मित्रों, क्षमा करें आप मुझे। सीखने की जो प्रवृत्ति है पत्रकार में, वो प्रवृत्ति समाप्त हो। हम पढ़ेंगे नहीं तो ज्ञानार्जन कहां से होगा? हम सामाजिक राष्ट्रीय सरोकारों को समझेंगे कैसे? हम भारत को, भारतीय दृष्टि को जानेंगे कैसे? इस प्रकार की पुस्तकें जिनके माध्यम से हम अपने चिंतन को, पत्रकार कोई केवल कलमकार है ऐसा नहीं, पत्रकार बहुत विवेकशील प्राणी है, और विवेक को जागृत करने के लिए मित्रों निरंतर अध्ययनशील बने रहना पड़ेगा। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि समय नहीं मिलता, सबके पास समय है, उस समय का समायोजन करना बहुत जरूरी है। अध्ययन तो पत्रकार का हथियार है, हम उसको ही दो पहुंच कर तिखाल में रख देंगे तो फिर हमारी पत्रकारिता की धार चली जाएगी। इसलिए अध्ययनशील बनना, भाषा की सही समझ अपने अंदर होना, ये बहुत आवश्यक है। भाषा की ओर भी बहुत दुर्लक्ष होगा। आज के दौर में तो अजीब किस्म की भाषा का इस्तेमाल इंग्लिश के नाम पर हो रहा है। आप अंग्रेजी में ही पत्रकारिता करिए, हिंदी और अंग्रेजी का घालमेल क्यों कर रहे हैं? हिंदी समाचार पत्रों में 2 खबरें, 3 खबरें, फिर आधे पेज की खबरें अंग्रेजी की दे रहे हैं। अंग्रेजी के अखबार निकल तो रहे हैं, और हिंदी और जो हमारी भारतीय भाषा है जिसमें भी हम बोलते काम करते हैं, उसको हम भूल रहे हैं, उस पर हम ध्यान ही नहीं देते, या भाषा का दुरुपयोग करते हैं हम अपने अंदर की नफरत को, अपने अंदर के कुत्सित भाव को व्यक्त करते। पत्रकारिता में इन व्यक्तिगत कुत्सित भावों को समावेश करना ये बिल्कुल गलत है, ये समाज को भ्रमित करता है। अभी जब ये कोरोना काल शुरू हुआ तो एक बड़ा प्रतिष्ठित समाचार पत्र है, बड़ा विवाद भी हुआ था, उसने एक शब्दों का काफिया मिलाकर जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति हैं उनके नाम को लेकर, और कोविड-19 जो चल रहा है इसको लेकर किस प्रकार का एक समाचार बनाया और उसका कितना विवाद पैदा हुआ। ये बुद्धि का इस प्रकार दुरुपयोग करना कुत्सित भाव से, ये पत्रकारिता नहीं। क्षमा करें आप मुझे। समाज को भ्रमित करने की बजाय समाज को विभ्रमों से निकालना, इसको भारतीय दृष्टि में प्रबुद्धता कहा गया है। भारत की ज्ञान परंपरा को परिमार्जित रूप में समाज के सामने व्याख्यायित करना, ये पत्रकार का धर्म, ये पत्रकारिता में प्रबुद्ध भाव का अन्वेषण है, अभिसिंचन है। ये जो बातें हैं इन सबको निरंतर ध्यान में रखकर जब हम चलेंगे तो वास्तव में तभी संचार और पत्रकारिता के क्षेत्र में
भारतीय दृष्टि का प्रतिपादन हम करते हैं। भारतीय दृष्टि बड़ा व्यापक भाव है। हम उसका अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा कि भारतीय दृष्टि को लेकर जिस प्रकार की अनर्गल बातें कही जाती हैं, भारत में गर्व करने लायक क्या है, दुनिया भर के झूठ फैलाए जाते हैं, हमारे देशभक्त स्वाधीनता सेनानियों को रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट कहा जाता है, ये सब बौद्धिक षड्यंत्र और ये सब भारत को न जानने का प्रतिफल है। भारत के प्रति एक अजीब सी जुगुप्सा हमारे मन में पैदा कर दी गई। भारत हेय भाव, आत्महीनता का हो। हम प्रबुद्ध लोगों को ये जिम्मेदारी बनती है कि समाज से उन विभ्रमों को दूर करने के लिए पहले हम उसकी वास्तविकता को जानें। केवल एक यूरोपीय चश्मा, एक औपनिवेशिक चश्मा हमारे बुद्धि पर चढ़ा दिया गया, बस हम उसी का राग लाप रहे हैं। इसमें प्रबुद्धता कहां है? ये तो जड़ता है, घोर जड़ता है ये। और पत्रकार तो जड़ता को तोड़कर प्रबुद्धता का, आधुनिक सोच का निर्माण करने वाला प्राणी है मित्रों। इसलिए वक्त बदल रहा है। इस कोरोना काल ने तो मित्रों बहुत सारे भ्रमों को धराशायी कर दिया, जिन भ्रमों में दुनिया जीती थी। मनुष्यता के अर्थ सच्चे रूप में हमारे सामने रख दिए खोलकर इस कोरोना। ये महामारी जरूर है, पूरी दुनिया को त्रास दे रही है, सब इससे चिंतित हैं, लेकिन इसने बहुत सारे सबक मानवीय चेतना के, बोध के हमारे सामने रखे थे, उनको समझने की आवश्यकता है। और मैं कह रहा हूं या दूसरे लोग कह रहे हैं या चलो टाइनवी साहब ही कह रहे हैं कि दुनिया को भारतीय विचार की आवश्यकता है, आप उसको परखने का तो प्रयास करिए, अध्ययन करिए, भारतीय चिंतन परंपरा को समझिए और एक लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना न केवल भारत में, विश्व पटल पर, जैसा तुलसीदास ने कहा, जड़ चेतन जल जीव नभ सकल राममय जान। ये जो भाव बोध है पूरी सृष्टि के प्रति, जिस मानवीय चेतना का संवर्धन भारतीय दृष्टि ने किया, उसको आज दुनिया के सामने लाने की आवश्यकता है, जब वास्तव में पूरी दुनिया को उसकी जरूरत महसूस हो। अंत में कामायनी की दो पंक्तियां जो वास्तव में बहुत प्रेरित करती हैं मुझे, और शायद ये पत्रकारों के लिए ही जयशंकर प्रसाद ने उस समय लिखी होंगी, मनु का संदर्भ देकर। जीवन के उन्नयन के लिए मित्रों संदर्भ ढूंढने पड़ते, जैसा जोसेफ पुलित्जर ने कहा कि पत्रकारों को प्रशिक्षित होना पड़ता है। हमें अपने को योग्य बनाने के लिए, अपने को संबद्ध करने के लिए, सामाजिक उत्तरदायित्व के परिपालन के लिए हमें प्रशिक्षित होना। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हमको अपने जीवन में, मन में, बुद्धि में समाहित करनी पड़ेंगी, जो हमारे अंदर न केवल प्रखरता लाएं, बौद्धिक प्रखरता, बल्कि हमारी मानवीय संवेदना को भी समृद्ध करें। अभी पिछले दिनों में आजकल तो ऑनलाइन सब चल रहा है मित्रों, तो ऐसे ही परीक्षित साहनी जो फिल्म कलाकार हैं, उनका एक साक्षात्कार में पढ़ रहा था, तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन मैंने कहा ना कि पत्रकार को अपने मतलब की बात टटोलनी पड़ती है। उसमें बड़ी सुंदर एक बात, बहुत प्रेरक, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी, उनके पिताजी हम सब जानते हैं, बल्ला साहनी साहब बड़े श्रेष्ठ कलाकार हुए, न केवल भारतीय सिनेमा के बल्कि नाट्य क्षेत्र के, और बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति थे, विचारक थे। तो उन्होंने, परीक्षित साहनी ने अपने पिता से कहा कि मैं भी आना चाहता हूं कला के क्षेत्र में, अच्छा अभिनेता बनूं, आप तो बड़े महान अभिनेता हैं, मुझे कुछ टिप्स दीजिए। आप देखिए, बल्ला साहनी साहब ने अपने बेटे को कहा कि बहुत अच्छी बात है, कला के क्षेत्र में तुम आगे बढ़ो, अच्छे कलाकार बनो, लेकिन मेरी केवल एक ही बात याद रखना, पहले अच्छे इंसान बनो,
तभी तुम अच्छे कलाकार बनोगे। मित्रों, पत्रकार बनने के लिए मानवीय संवेदना से युक्त एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी। अगर हम अच्छे इंसान बनकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे नहीं बढ़े तो हम कभी पत्रकारिता की जिम्मेदारी को ईमानदारी से, सत्यान्वेषण के भाव से नहीं निभा। और इसके लिए कामायनी की 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। मनु का जब प्रादुर्भाव होता है तो मनु चारों तरफ देखते हैं, जल ही जल है, यहां तो कुछ भी नहीं है, क्या करूंगा, क्यों भेज दिया मुझे यहां। मनु को भारतीय चिंतन परंपरा में प्रथम मनुष्य के रूप में अवतरित हुआ कहा जाता है। तो उनके मन के उद्वेग को समझते हुए आकाश से एक संदेश प्रसारित होता है। और जयशंकर प्रसाद ने कितना सुंदर निरूपण, ये मित्रों भारत की धरती पर पैदा हुआ साहित्यकार और चिंतक ही व्यक्त कर सकता है। जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। ये जो भावबोध है जग को सुखी बनाने का, अपने सुख को विस्तार देकर दूसरों की आंखों का आंसू पोंछने का, दूसरों की दीनता, दरिद्रता, उसके विरुद्ध उन्हें अधिकार संपन्न बनाने के लड़ने का, ये जग को सुखी बनाने का जो संकल्प कामायनी में व्यक्त किया गया, यही वास्तव में पत्रकारिता का डेस्टिनेशन है। ये भावबोध लेकर अगर हम अपने क्षेत्र में काम करते रहेंगे तो जिस भारतीय दृष्टि की बात कही गई है, बोधिसत्व बाबा साहब ने जब कहा कि हम लोग प्रथमतः भारतीय हों, अंततः भारतीय हों और सिर्फ भारतीय, उस भारतीयता का ये प्रस्थान बिंदु है लोक कल्याण। और पत्रकारिता से ज्यादा सार्थक दूसरा कोई माध्यम नहीं है। मित्रों, आप सबके बीच मुझे आने का अवसर मिला, मैं आदरणीय कुलपति महोदय का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अनिल जी जो इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक हैं, उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस आभासी माध्यम के द्वारा आप सबसे मुझे जुड़ने का अवसर मिला। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत ही सुंदर, सुविचारित, ज्ञान, भाव और बोध से भरा पूरा, हृदय स्पर्शी और प्रेरक प्रबोधन के लिए श्रद्धेय बलदेव भाई शर्मा जी को सादर साधुवाद। अब मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय और हम सबके संरक्षक यशस्वी कुलपति, तुलनात्मक धर्म दर्शन के ख्यातिलब्ध विद्वान आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी से बड़े आदर और सम्मान के साथ अनुरोध कर रहा हूं कि वह अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। नमस्कार। वास्तव में इस उद्बोधन के बाद कुछ देर का मौन चाहिए जिससे संपूर्ण को आत्मसात किया जा सके। समय की चुनौती और मूल्यों के संकट के बीच स्वयं को मनुष्य के रूप में साबित करना और समाज को सही दिशा में ले चलना, इन दोहरी भूमिकाओं में पत्रकार किस रूप में भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित होकर के भारत की पारंपरिक संवाद दृष्टि पर आधारित होकर के यथेष्ट भूमिका निर्वहन कर सकता है, इसको व्याख्यायित करता, रूपायित करता यह जो चित्र है, यह चित्र इसलिए प्रस्तुत हो सका कि आचार्य बलदेव जी कोई कागज लेखी नहीं चाहते, जीवन भर पत्रकारिता के
जिन मूल्यों के साथ जिए हैं, पत्रकारिता के जिन मूल्यों के साथ इस व्यवसाय में लंबा समय गुजारा है और इसके बीच अपनी बनाने की कोशिश और विविध कारणों से बिगड़ते हुए पत्रकारिता के परिदृश्य, इन दोनों को देखा अपनी कोशिशों और अपनी आशा के साथ उसमें कुछ मूल्यात्मक हो सके, यह मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया बनी रहे, समाज निर्माण की प्रक्रिया बनी रहे। यह समाज में जो घट रहा है सिर्फ उसके संप्रेषण का, सूचना संप्रेषण का माध्यम न हो, अपितु श्रेष्ठ समाज, श्रेष्ठ राष्ट्र, श्रेष्ठ व्यक्ति और सभी प्रकार से उचित व्यवस्थाओं की निर्मित के साधन के रूप में हो, या यूं कहा जाए कि काल के साथ, काल से एक कदम, समय से एक कदम आगे चलती हुई समय की मसाल के रूप में पत्रकारिता किस रूप में हो सके, ऐसी पत्रकारिता आचार्य बलदेव शर्मा जी ने की है। और जो किया है वही वह कह रहे थे, स्वाभाविक अपेक्षा भी वही रहेगी। इसलिए इसमें अध्यक्षीय टिप्पणी हो सके कहां जगह है। ये तो जीवन का अनुभूत तथ्य है, संकल्पित ज्ञान है और अनुभूतिजन्य बोध है, जो निरंतर क्रिया में उतरता रहा है, विविध भूमिकाओं में उतरता रहा है, पत्रकार के रूप में, संपादक के रूप में, देश के सबसे बड़े प्रकाशन के अध्यक्ष के रूप में, कुलपति के रूप में, आचार्य के रूप में। एक संचार और पत्रकारिता की दृष्टि से, संवाद माध्यमों की दृष्टि से जितने प्रकार की भूमिकाएं किसी की हो सकती हैं, उन सभी भूमिकाओं को का निर्वहन करने वाले एक श्रेष्ठ आचार्य के इस व्याख्यान के बाद मेरे लिए बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है। तथापि यथा नियुक्तोस्मि तथा करोस्मि, इस पद की मर्यादा के नाते कुछ कहना है। इसके पूर्व 2-3 सवाल हैं। मेरा अनुरोध रहेगा कि आदरणीय बलदेव भाई उनका भी समाधान कर दें, तो जो श्रोता हैं उनके मन में यदि कोई प्रतिपत्ति दिख रही है तो उसका उत्तर उनको प्राप्त हो जाएगा। मैं पहला प्रश्न लेता हूं। पहला प्रश्न है अंकिता पटेल का। अंकिता पटेल ये पूछ रही हैं, क्या वर्तमान में संचार के क्षेत्र में भारतीय दर्शन की उपस्थिति दिखाई देती है? बहुत कम दिखाई देती है, क्योंकि न केवल संचार का क्षेत्र, भारत में जो बौद्धिक क्षेत्र है, जैसा मैंने कहा कि दुर्भाग्य से वो उस औपनिवेशिक चिंतन से अभिभूत है जिसमें भारत कहीं दिखता ही नहीं है। और इसीलिए प्रबुद्ध पत्रकारों को उस रुचि का परिष्कार करने की दृष्टि से न केवल भारत का, भारतीयता का अध्ययन करना पड़ेगा, बल्कि उसको प्रस्थापित करने का प्रयास करना पड़ेगा। यही आज सारा विश्व चाहता है कि उस भारतीय जीवन दृष्टि को सारी दुनिया के सामने लाया है। इसलिए आज जो कमी दिख रही है, उस कमी को हमारी जो मौजूदा पीढ़ी है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उसको पूरा करने के लिए सक्रिय होना पड़ेगा और भारतीय दृष्टि का अध्ययन करके अपने को उसके लिए सुयोग्य बनाना पड़ेगा। जी भाई साहब, एक और प्रश्न है डॉक्टर विद्या काल साहित का। ये पूछ रही है, महिला पत्रकार की भूमिका कल, आज और कल, कल, आज और कल, कल बीता हुआ, आज वर्तमान और कल यानी भविष्य में क्या अंतर दिखाई देता है?
ये एक बड़ी चुनौती भारत के पत्रकारिता क्षेत्र के सामने है कि देश में जब महिला सशक्तिकरण का दौर है, हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी योग्यता को, क्षमता को स्थापित कर रही हैं और समाज में एक बहुत सम्मान का स्थान बना रही हैं। उस अनुपात में मीडिया के क्षेत्र में हालांकि कई नाम हैं जो बहुत स्थापित हैं और जो बड़ी प्रेरणा देते हैं कि पत्रकारिता और मीडिया क्षेत्र में महिलाओं ने कैसे मुकाम हासिल किए हैं, पर मुझे लगता है कि अभी अनुपात कम है। इस अनुपात को और बढ़ाया जाना चाहिए। आने वाले समय में मीडिया की चुनौतियां और मीडिया की प्रासंगिकता जितनी बढ़ने वाली है, उसमें महिलाओं की भागीदारी और बढ़े, योग्य महिला पत्रकार आगे आए, प्रशिक्षित हों और उनको प्रमुख जिम्मेदारियां समाचार पत्रों में मिलें, इसकी बहुत आवश्यकता है। कई प्रमुख हिंदी, अंग्रेजी समाचार पत्रों में महिला संपादक रही हैं, उन्होंने बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की है, लेकिन इस अनुपात को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। वैसे एक प्रश्न आया है, बहुत महत्वपूर्ण है, न्यू मीडिया को लेकर के। रवि कुमार सिंह है, वो पूछ रहे हैं कि आज के समय में न्यू मीडिया एवं न्यू मीडियम से प्रसारित अफवाहों और खबरों के का चयन कैसे करें। उनके जो शब्दों, उनमें जो शब्दों का खेल होता है और जो कलाकारी के साथ प्रस्तुति होती है, वो पाठक, दर्शक एवं श्रोता को सत्य का भान कराती है, लेकिन सत्य को इसमें से कैसे निकालें। संस्कृत में हमारे रजनी जी तो दर्शन और उसके बड़े प्रतिष्ठित विद्वान हैं देश के। मैं तो पत्रकार रूप में जो थोड़ा बहुत इधर उधर से, जैसा मैंने कहा कि पत्रकार को सीखकर, प्रशिक्षित होकर काम करना चाहिए, उसी तरह मैंने ये सब थोड़ा थोड़ा यहाँ से वहां से सीखा और समझने का प्रयास किया है। मैं कोई बहुत इसे कहना चाहिए कि अधिकृत विद्वान इन सब विषयों का नहीं हूं। संस्कृत में एक बड़ा सुंदर सूत्र है, जैसा मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि भारतीय चिंतन में हर बात का समाधान है। हम थोड़ा उसको सकारात्मक भाव से देखना सीखें। हमारे यहाँ एक सूत्र है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय विपरीत में तत् खल साधु वृत्ति ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। चीज वही है, लेकिन जो सज्जन व्यक्ति है और जो दुष्ट व्यक्ति है, वो अपने अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करता है। विद्या, एक जो सज्जन व्यक्ति है वो उसका ज्ञानार्जन के लिए उपयोग करता है, लेकिन जो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है वो विद्या का उपयोग विवाद पैदा करने के लिए, वितंडावाद पैदा करने के लिए करता है। पॉजिटिविटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। विद्या उसको प्राप्त हो गई, उसका उपयोग वो सामाजिक विखंडन में करेगा, विद्वेष फैलाने में करेगा, लड़ने झगड़ने में करेगा। धनम मदाय, और जो धन है वो सज्जन पुरुष के पास आता है, उस धन को परोपकार में लगाता है, दूसरों के सुख के लिए लगाता है। लेकिन जो दुष्ट मनोवृत्ति का, स्वार्थी मनोवृत्ति का व्यक्ति है, वो अहंकार से अभिभूत हो जाता है। मैं तो बहुत संपन्न हो गया, मेरे आगे अब कोई नहीं है। फिर अनेक व्यसन उसको घेर लेते हैं। और ऐसे ही शक्ति, ताकत जब एक सज्जन पुरुष को मिलती है तो दूसरों का संरक्षण करता है। लेकिन दुष्ट को ताकत मिलती है, लठ उसके हाथ में आप दे दो तो फिर दूसरों को प्रताड़ित करता है। ऐसे ही मित्रों शब्द है, शब्द को हमारे यहाँ ब्रह्म कहा गया है, विद्या है। विद्या के साथ एक और शब्द हमारे शास्त्रकारों ने कहा, अविद्या तंत्र। ये जो शब्दों का खेल है, इसको अविद्या के रूप में इस्तेमाल करके समाज में भ्रम फैलाना, तथ्यों का गलत तरीके से संप्रेषण करना, अफवाहें फैलाना, विद्वेष फैलाना, ये कुत्सित मानसिकता का लक्षण है, ये पत्रकारिता नहीं है। और इस प्रकार के जो लोग हैं उनकी बहुत विश्वसनीयता लंबे समय तक टिकती नहीं है समाज में, क्योंकि शब्द तो ब्रह्म है, विद्या तो
हम बचपन से देखते रहे, विद्या को देवी। मैं तो गांव में पैदा हुआ, हम लोग जरा जरा सी बात पर छोटे बच्चे गांव में जब किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो अपनी सच्चाई साबित करने के लिए बच्चा तुरंत विद्या माई की कसम, विद्या देवी है। और जब हम अविद्या तंत्र के उपासक बन जाते हैं तो विद्या के उस देवत्व को भूल जाते हैं। गुरु नानक ने बड़ी सुंदर एक शब्द कहा है, उसमें पहली पंक्ति है, विद्या विचारी ता परोपकारी। विद्या विवेकशील बनाती है, परोपकारी बनाती है, लेकिन जो अविद्या है वो हमको दुष्टता, कुत्सित भाव से ग्रस्त करती है। फिर सामाजिक हित, लोकोपकार, ये हमारी बुद्धि से नदारद हो जाते हैं। और इसलिए मैंने जैसे कहा कि पत्रकारिता शब्दों का खेल नहीं है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे अखबार हो, चाहे न्यू मीडिया हो, ये नैतिक उद्यम। इसलिए उस जिम्मेदारी को समझकर ही हमें शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। और शब्दों के साथ जो खेलते हैं, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, कोविड और कोविंद, ये काफिया मिलाकर शब्दों के साथ खेल, पर कौन याद रखता है? कोई प्रतिष्ठा ऐसे लोगों की नहीं बनती, समाज में कोई विश्वासार्हता उनकी नहीं बनती। इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। और अगर हमारी निकटता और मित्रता ऐसे लोगों से है तो कभी कभी थोड़ी बहुत समझाइश भी, हालांकि वो मानने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी है कि थोड़ी समझाइश दें। पर इससे बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पत्रकारिता शब्दों का खेल नहीं है, शब्दों के खेल की बहुत विश्वसनीयता नहीं होती। ये नैतिक उद्यम है। शब्दों का ब्रह्म की तरह सत्यान्वेषण और तथ्यों के साथ प्रयोग करना ये बहुत आवश्यक है। तभी समाज में विश्वसनीयता बनेगी, आपकी प्रतिष्ठा बनेगी और एक लंबे समय तक पत्रकार के रूप में आप याद कीजिए। जी वैसा एक और प्रश्न है, वो पत्रकार की स्थिति को लेकर के है। डॉक्टर ऋचा द्विवेदी का प्रश्न है, ऋचा द्विवेदी का, कि आज के परिवेश में पत्रकार कहाँ सुरक्षित है? क्या वास्तव में पत्रकारिता में भी अब राजनीति ने अपनी पैठ बना ली है? देखिए, राजनीति ने तो ऋचा जी पूरे समाज को व्याप्त कर लिया है। और इसीलिए मैंने कहा कि इस राजनीति से समाज को बचाने की जिम्मेदारी पत्रकारिता। अब ये बहुत संघर्ष का रास्ता है। गालिब ने एक शेर कहा है, हालांकि वो अलग संदर्भ में है, पर मैं उसे पत्रकारिता से जोड़कर ही हमेशा देखता हूं। और मेरे लिए वो एक प्रस्थान बिंदु की तरह है वो शेर। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। पत्रकारिता उसी प्रकार का एक दायित्व बोध है, ये आसान काम नहीं है। एक फिल्म मैंने देखी थी, आप सबने भी देखी, बड़ी प्रसिद्ध फिल्म है सिंघम। उसमें एक बड़ा ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, उसको मंत्री का, नेताओं का, माफिया का, और बल्कि अपने पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों का, जो उस पूरे गठजोड़ में शामिल हैं, बड़ा विरोध झेलना पड़ता है। उसकी जान पर बनाती है, उसका परिवार सुरक्षित नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो विचलित नहीं होता। उसके जो साथी हैं, जो उसके प्रति आदर का भाव रखते हैं कि अच्छा आदमी है, उसको समझाते हैं, क्यों इस झगड़े में पड़ते हो, किस दिन मारे जाओगे, नौकरी चली जाएगी, तुम्हारा ट्रांसफर ऐसी जगह कर देंगे। तो वो एक बड़ा सुंदर वाक्य बोलता है। पत्रकारों को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा कि पत्रकार इजी वे गोइंग वाला रास्ता नहीं है, ये कि एक नौकरी जैसे हम करते हैं ऐसे ही पत्रकार बन गए। ये एक अहद है। और इसलिए वो बोलता है अपने साथियों को, जो उसे समझाते हैं, कि देखो, गलत को गलत कहने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बदलता। गलत को जब सही करने की कोशिश की जाती है तभी चीजें बदलती हैं। तो मैं गलत को सही करने का प्रयास कर रहा हूं, भले ही मेरी जान चली जाए, भले ही मुझे दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन जो शपथ एक आईएएस अधिकारी बनते समय मैंने ली थी, मैं उस शपथ को नहीं छोड़ सकता। ये उस पुलिस अधिकारी का भाव है। यही पत्रकारिता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, राजनीति ने किस प्रकार का स्वरूप आज ग्रहण कर लिया, ये यहां मीमांसा की आवश्यकता नहीं है, पर आपकी चिंता मैं समझ रहा हूं। लेकिन पत्रकारिता का जो
दायित्व है ये उन सारी चीजों को ठीक करने के लिए, लेकिन उसके लिए हमें हिम्मत रखनी पड़ेगी। हमें अपने को दूसरे जो रोजगार हैं, जीविकोपार्जन के साधन हैं, उनसे अलग हटकर कुछ कष्ट सहन करके इस रास्ते पर बढ़ना पड़ेगा। ये रास्ता आसान नहीं है। आवाज मिल रही है क्या? हाँ, सुनाई दे रही है जी। तो एक और प्रश्न है, और प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का है, जिसने चीन के बॉर्डर पर, चीन नहीं मैं तो तिब्बत कहूंगा, तिब्बत की सीमा पर बहुत दिनों तक सामाजिक काम किया है। तो उसकी चिंता भी स्वाभाविक है और उसका सीधा प्रश्न भी है, गंभीर प्रश्न है और आज के संदर्भ में महत्वपूर्ण भी है कि अजीत कुमार उपाध्याय हैं, आप परिचित भी हैं बलदेव भाई। जी। चीन पैसे पर चलने वाले पत्रकारों ने ज्यादा अराजकता पैदा की है, इसको आप कैसे देखते हैं? काय पे चलने वाले पत्रकारों ने? चीन के पैसे पर चलने वाले पत्रकारों ने। अभी चीनी पैसा तो उभर करके सामने आया है। देखिए, ये अलग से रेखांकित करने की आवश्यकता नहीं है। वो चाहे चीन का पैसा हो, किसी का हो, हमारे जो राय साहब हैं, राम बहादुर राय, वो तो पूरा एक कच्चा चिट्ठा लेकर हर समय तैयार रहते हैं कि भारत के मीडिया हाउस में किस किस देश का कितना पैसा लगा हुआ है। तो ये तो पूंजी निवेश का दौर है, पैसा लगना बुरी बात नहीं है, लेकिन पत्रकारिता बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। इसमें विदेशी पूंजी निवेश किस प्रकार रंग दिखा सकता है, इसको हम सब जानते हैं। जैसे मैंने कहा कि दिल्ली का एक अखबार पूरा एक स्तंभ निकालता है 12-13 दिन तक लगातार, भारत में गर्व करने लायक क्या है? निस्संदेह जो लोग उस अखबार के मालिक हैं, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता। वो भारतीय हैं, 100% भारतीय हैं, लेकिन आर्थिक लाभ कमाने की जो मजबूरी है विदेशी पैसे की ताकत से, वो हमको भ्रष्ट कर। और इसलिए जो मैंने कहा कि पत्रकारिता के ध्येय को जब तक हम ध्यान रखेंगे कि यह उदंत मार्तंड हिंदुस्तानियों के हित, भारत की पत्रकारिता भारतीय सामाजिक उन्नयन के लिए, समाजोन्मुख जीवन दृष्टि विकसित करने के लिए है, जब तक ये ध्येय मित्रों हमारे सामने रहेगा, तब तक न चीन का पैसा, न किसी भी देश का पैसा कोई नुकसान हमको नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हम उसकी ओर लालायित ही नहीं होंगे। उसकी ओर लालायित होने का अर्थ ही है कि हम भारत की पत्रकारिता से विमुख हो गए और अपने स्वार्थों के लिए पत्रकारिता को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग सारे संशय दूर हो गए। मैं इसके साथ ही सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा, एक देश और दुनिया में बड़े जाने माने पत्रकार हैं, सत्य की मसाल के रूप में अपने को प्रस्तुत करने के लिए ख्यात हैं, उनकी कथा सुनाऊंगा। लेकिन उसके पहले बलदेव भाई के इस व्याख्यान पर मैं सिर्फ यह टिप्पणी करूंगा कि बलदेव भाई ने पत्रकार का संवाद माध्यमों में काम कर रहे प्रत्येक व्यक्ति का जो चित्र प्रस्तुत किया है, वह चित्र वस्तुतः भारत की वैदिक परंपरा में जो पुरोहित है उसके चित्र को प्रस्तुत करता है। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, हम वह आगे आगे राष्ट्र के हित में राष्ट्र का जागरण करने वाले, राष्ट्र के हित को थोड़ा आगे चल करके चिंतित करने वाले जो लोग हैं, वह पत्रकारिता के क्षेत्र में, संवाद माध्यमों के क्षेत्र में अपनी सार्थक और सत्य भूमिका का निर्वहन कर रहा है। ये एक खास किस्म की निरपेक्षता, निर्भयता और मनुष्य के प्रति, भूमि के प्रति, जन के प्रति, संस्कृति के प्रति
सगुण निष्ठा की अपेक्षा करता है। ये जिसमें भी आ जाएगा वह पत्रकारिता का जो लक्ष्य है, जो संवाद माध्यमों और संचार माध्यमों के पारंपरिक स्वरूप से लेकर के अधुनातन स्वरूप तक, न्यू मीडिया भी जिसमें सम्मिलित हो सकती है, डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम्स जिसमें हो सकते हैं, उन सबके बीच काम करता हुआ एक ही चीज के प्रति निष्ठावान रहेगा, वह श्रेष्ठतम की सर्जना कर सके इस प्रकार के सत्य की प्रस्तुति। सत्य भी वह नहीं सत्य है जो धर्म का सृजन नहीं करता है। धर्म भी वह धर्म नहीं है जो कल्याण का सृजन नहीं करता है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के कल्याण और इसको और विस्तारित करते हुए संपूर्ण विश्व के कल्याण और अंततः इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण की जो दृष्टि है, उसमें सत्य के सचेत प्रहरी, समाज के अग्रगामी पुरोहित, समाज निर्माता के रूप में पत्रकार की भूमिका उसकी वास्तविक भूमिका है। यह अलग बात है कि कालखंड के साथ दुनिया में सभी प्रकार की श्रेष्ठ व्यवस्थाएं एक व्यवसाय के रूप में परिवर्तित हुई। हम इसको जजमानी में चलाया करते थे, इसलिए पुरोहित थे। वह जात में प्रोफेशन के रूप में विकसित हुई और कारपोरेट सेक्टर आ गया और प्रोफेशनल हो गए हम। पुरोहित थोड़ा पिछड़ा हुआ शब्द लगने लगा, लेकिन इस प्रोफेशन के होने के बाद भी और हमारे प्रोफेशनल होने के बाद भी हमारी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी कम नहीं। इस जिम्मेदारी में अपनी वृत्ति की चिंता करते हुए केवल वृत्ति के लिए समर्पित हो जाने वाला और एन केन प्रकारेण जो समाज को अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है, चटनी जैसा लगता है, सिर्फ उसको परोसना और उसको तेज करना, इसके स्थान पर समाज निर्माण, दृष्टि निर्माण और सत्य और मूल्य के प्रति आग्रह के साथ एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण में जो भूमिका है, जिसकी गांधी बार बार चर्चा करते हैं, एक संचारक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक संचारक और पत्रकार के रूप में दीनदयाल उपाध्याय ने जिन दृष्टियों की पत्रकारिता के क्षेत्र में चर्चा की, और यह निरंतर की जो भारत की परंपरा चली आ रही है अपनी पत्रकारिता के दीर्घकालीन इतिहास में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संयोग से यह वर्ष मूक नायक का शताब्दी वर्ष भी है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण है यही ज्ञान श्रृंखला। वह जिस प्रकार से समाज को खड़ा करना है, दृष्टि संपन्न करना है, उसके आधार क्या होगा, उसके साधन क्या होंगे और उन साधनों और आधार के आधार पर किस प्रकार के साध्य की प्राप्ति होनी है, इन सब का बेहतर विश्लेषण करता हुआ यह व्याख्यान हमें लंबे समय तक याद रहेगा। और इसको भुलाना है तो आदरणीय बलदेव भाई को फिर से एक दूसरा व्याख्यान करना पड़ेगा, तभी जाकर के आगे वाला व्याख्यान हम बोल पाएंगे। इसके साथ ही मैं वो कथा तो सुना ही दूं, आप बीती है शायद देश के बड़े नामचीन पत्रकारों से, वो मेरा पहला ऐसा संवाद है जिसको मैं आज तक भूल नहीं पाया। टीवी जगत के बड़े पत्रकार हैं और स्वतंत्रता के, समता के पैरोकार के रूप में दलितों, वंचितों के हितचिंतक के रूप में अपनी उन्होंने बड़ी छवि अर्जित की है। उन्होंने आज से लगभग 4.5 वर्ष पहले संस्कृत शिक्षा को लेकर के एक रिपोर्टिंग की और उस रिपोर्टिंग में मुझसे भी उन्होंने कुछ बातचीत की थी और उस बातचीत को गायब करते हुए उन्होंने संस्कृत शिक्षा का सही चित्र प्रस्तुत न करके एक काल्पनिक चित्र प्रस्तुत किया। उस चित्र के बाद मैंने उनको फोन किया कि या तो आपको हमसे बात नहीं करनी थी या बात करना था तो जो मैंने वास्तविक और तथ्यात्मक बातें कही थी उनको कहना था। आपको सुनी सुनाई बातों पर या अपनी कल्पना के आधार पर कविता करनी थी तो कम से कम इसको पत्रकारिता न कहते। उनका जवाब था, आजकल तो सार्वजनिक रूप से मीडिया पर भी लिख करके यही जवाब देते हैं कि आप टीवी देखते हैं क्या? अरे टीवी मूर्ख लोग देखते हैं। मैंने छूटते कहा था कि और जो मूर्ख नहीं होते हैं उनको मूर्ख बनाने का रोजगार आप लोग टीवी पर चलाते हैं।
इस प्रकार की दृष्टि के साथ चटनी करके, मिर्च मसाला मिला करके असत्य को सत्य सिद्ध करने की एक मुहिम तो पत्रकारिता में प्रोफेशनलिज्म के नाम पर आई है। जो बिकता है वो दिखता है, जो बिके न बिके लेकिन जो सत्य हो वो दिखे। इस प्रकार की निष्ठा की पत्रकारिता की आज जो चर्चा आपने की है, पत्रकारिता के क्षेत्र में, जनसंचार माध्यमों के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को निश्चित रूप से इस प्रोफेशनलिज्म की अत्यंत अधोगामी चित्र से यह मुक्ति प्रदान कराने वाला व्याख्यान है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय की ओर से, विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग की ओर से और विविध श्रोता जो अनेक माध्यमों से आपके व्याख्यान का लाभ उठा रहे हैं, उन सबकी ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह मेरा व्यक्तिगत है, लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से औपचारिक धन्यवाद डॉक्टर अनिल कुमार राय। नमस्कार सर। इस अध्यक्षीय टिप्पणी वक्तव्य से पूर्व माननीय कुलपति ने टिप्पणी की कि सरदेव बलदेव भाई शर्मा के उद्बोधन के बाद मौन होने की जरूरत है। वो मौन उनके वक्तव्य को, उनके उद्बोधन को, उनके प्रबोधन को आत्मसात करने के लिए सच में जरूरी है। और मैं तो अब माननीय कुलपति जी और बलदेव भाई शर्मा जी, दो लोगों के, दो वरिष्ठ ज्येष्ठ आचार्यों के प्रबोधन उद्बोधन के बाद सोच रहा हूं कि कहीं हमारा आभार ज्ञापन बीच में उस भावबोध जो आया है उसको आत्मसात करने में कहीं बाधा न पैदा करे, क्योंकि संचार प्रक्रिया में बाधा एक बड़ा संकट है जो बीच में घुस जाता है और संचार प्रक्रिया को बाधित करने लगता है। तो इसलिए मैं बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि आभार ज्ञापित करके मैं भार को कम नहीं करना चाहता। बलदेव भाई शर्मा जी, सच में हम लोग भारतीय ऋषि परंपरा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, ऋषियों को देखा नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में, आधुनिक समय में अगर सच में ऋषि परंपरा को, ऋषि को देखना है तो बलदेव भाई शर्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। मैं उस बात को हमेशा अनुभूत करता हूँ, इस बात को कि वो भारतीय ज्ञान परंपरा और ऋषि जीवन जिसकी हम परिकल्पना करते हैं अपने परंपरा में, वो बलदेव भाई शर्मा के जीवन में देखने को मिलता है। आज आपके उद्बोधन से भी वो प्रकट हुआ हम सबके बीच में, क्योंकि जिस विषय को लेकर के आपने आज अपना उद्बोधन दिया वो सच में हमारे जीवन के केंद्र का विषय है और समय और समाज को संचालित करने वाला विषय है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है। और आपका उद्बोधन हम सबको प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है, चाहे वो पत्रकार हो या पत्रकारिता का शिक्षक हो या कोई भी शिक्षक हो या सचेत प्राणी हो इस समाज के, उस सबको सचेत करने के लिए, आईना दिखाने के लिए एक मुझे लगता है कि प्रेरक उद्बोधन आपका रहा। मैं माननीय बलदेव भाई शर्मा जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि सच में आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, और मैं तो अनुरोध भी हठपूर्वक आपसे करता हूं, इसलिए हमारी हठ धार्मिकता को और हम हठ धार्मिकता से भी मैं थोड़ा घबरा रहा था, तो इसलिए माननीय कुलपति जी से भी अनुरोध किया था कि एक बार बलदेव भाई शर्मा, क्योंकि मैं बलदेव भाई शर्मा से अधिकार के साथ, हट के साथ कह लेता हूं, लेकिन फिर भी डर था कि यार मेरे हट को नहीं माने तो और ज्यादा हट करना पड़ेगा, जो ठीक नहीं होगा। इसलिए माननीय कुलपति जी ने भी आपसे अनुरोध किया, हमने भी अनुरोध किया, आप इस विश्वविद्यालय के अनुष्ठान में आप शामिल हुए और अपने ज्ञान के माध्यम से गरिमा, एक तरह से जिस भावबोध के साथ आपने विषय को प्रस्तुत किया उससे हम सभी अनुग्रहित हैं, हम सभी कृतज्ञ हैं। विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से मैं आपके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं, अपने सभी दर्शक श्रोताओं की तरफ से जो सभी जुड़े हुए हैं इस आभासी दुनिया के प्लेटफॉर्म पे, आभासी प्लेटफॉर्म पे, उन सबकी तरफ से मैं आपके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं। और सच में माननीय कुलपति जी ने जैसा कहा कि जो आपका उद्बोधन हुआ है
वो जल्दी भूलेगा नहीं, लंबे समय तक भूलेगा नहीं। और सच में अगर उसको भूलना है तो फिर आपका ही उद्बोधन फिर करवाना पड़ेगा। इसलिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और वो इसलिए भी भूलना नहीं, क्योंकि भूल गए तो फिर जो दायित्व हमारा है, जिस दायित्व को, जिस जिम्मेदारी की तरफ आप हम सबका ध्यान आकर्षित कर रहे थे, वो जिम्मेदारी और दायित्व से हम कहीं ना कहीं विमुख होने लगेंगे। इसलिए भूलना भूलने माने इसको हमेशा याद रखने की जरूरत इसलिए भी है कि हम अपने दायित्व को हमेशा याद रखें। आपका उद्बोधन हमें दायित्व को याद दिलाते रहने के लिए हमेशा ये जरूरी है, इसलिए इसको भूलना नहीं है कभी। मैं फिर से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की तरफ से आपके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और माननीय हमारे कुलपति जी, सच में महात्मा गांधी के बारे में तो हम लोगों ने सुना है कि महात्मा गांधी जी हमेशा एक साथ में कई काम किया करते थे, और जब वो लेखन भी करते थे तो एक हाथ से, जो उनकी ऐतिहासिक पुस्तक है जिसको हम आधुनिक समय की गीता कहते हैं, उसको लिखते समय जब एक हाथ थक जाता था तो दूसरे हाथ से लिखते रहते थे। और कभी वो काम की दृष्टि से चैन से नहीं रहते थे, हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी समय में हो, हमेशा वो काम करते रहते थे। एक साथ में एक दो काम करते लिखते रहते थे, और या किसी से मुलाकात करते रहते थे और किसी का पत्र के माध्यम से जवाब। तो कहने का मतलब कि गांधी जी को तो सुना था, लेकिन रजनीश कुमार शुक्ल जी को देख करके कभी कभी जो है अपने आप से, उनको देख करके अपने आप से एक तरह से द्वेष भी और प्रतिद्वंदिता भी होने लगती है कि आखिर अपने को भी उतना ही जीवंत होकर के, उतना ही सक्रिय होकर के एक साथ अनेक कामों में और बराबर तन्मयता से तल्लीन होने की जरूरत होती है। माननीय कुलपति जी इस श्रृंखला के प्रेरक हैं। इस श्रृंखला के एक तरह से आपके प्रयास से और आपकी प्रेरणा से ये श्रृंखला शुरू हुई है और ये अनवरत जारी रहेगी। मुझे लगता है कि इस आभासी माध्यम का उपयोग हम लोग लगातार करते रहेंगे। सहज है, सरल है, सुगम है, और आग्रह करना है अपने वरिष्ठ जनों का, और वरिष्ठ जनों की यही वरिष्ठता है कि वो हमारे आग्रह को स्वीकार नहीं करते हैं, वो आते हैं और उनकी जो वरिष्ठता की अपनी सीमा है यात्रा करने से कि उससे भी मुक्ति मिलती है, और इस ज्ञान श्रृंखला के माध्यम से अपने ज्ञान को लोगों तक एक तरह से संचरित करने का काम करते हैं। तो माननीय कुलपति जी की प्रेरणा से ये श्रृंखला शुरू हुई, और माननीय कुलपति जी अपनी तमाम व्यस्तताएं, क्योंकि जो लोग प्रशासन में हैं और परिवार में भी हैं, उनकी व्यस्तताएं कितनी होती हैं ये वही समझ सकते हैं। क्योंकि प्रशासन और प्रशासक होने के साथ साथ अकादमिक, क्योंकि अकादमिक प्रशासन में है वो, तो अकादमिक व्यक्ति और प्रशासन की जिम्मेदारी और समाज और परिवार और तमाम अपने समय की जो जिम्मेदारियां हैं उन सबके साथ। तो ऐसे में माननीय कुलपति जी की व्यस्तता से हम सभी लगातार परिचित हैं। बावजूद इसके आप वो निकालते हैं और सप्ताह में कम से कम एक बार, कई बार दो बार भी इस श्रृंखला को एक सप्ताह में संचालित करना पड़ता है, और आप पूरी तन्मयता के साथ, पूरी जीवंतता के साथ इस श्रृंखला के साथ जुड़ते हैं और अपनी टिप्पणी के माध्यम से और मित्रों के प्रश्नों के माध्यम से आप इस श्रृंखला को और ज़्यादा गुणकारी फलकारी बनाते हैं। मैं माननीय कुलपति जी के प्रति अपना आभार ज्ञापित करता हूं कि आपके प्रयास से ये एक कार्य, ये एक तरह से यज्ञ है जिसको हम लोग कर रहे हैं। मैं बोधिसत्व बाबा साहब ज्ञान श्रृंखला के तमाम जो श्रोता गण जुड़े हुए हैं, दर्शक बंधु जुड़े हुए हैं इस आभासी माध्यम से, उन सबका प्रति भी आभार ज्ञापित करता हूं, क्योंकि ज्ञान की भूख ही है जो वह तमाम अपने दूसरे कामों को, दूसरे असाइनमेंट को छोड़ करके हमारे साथ जुड़ते हैं, और लगातार ये संख्या बढ़ती रहती है। और ये संख्या जो है, और बार बार मैं कहता हूँ कि ये जो माध्यम है ये खत्म होने वाला माध्यम नहीं है। आज घंटे भर, 2 घंटे भी अगर कोई हमारे साथ नहीं रहा तो बाद में भी जुड़ करके और फिर हमारे साथ हो जाता है। जिस तरह से हम आभासी ढंग से हैं, वैसे ही वो बाद में जुड़ करके फिर हमारे साथ उसी तरह से हो जाता है जैसे लाइव है। तो ये तमाम जो हमारे मित्र हैं ज्ञान के
पिपासु या जो ज्ञान पाने के एक तरह से लालायित समाज है हमारा, ज्ञान की दुनिया का जो हमसे जुड़ता है, उस सबके प्रति मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। आप सभी की उपस्थिति से, आप सबकी सक्रिय सहभागिता से हमें खास करके मुझे इस कार्यक्रम को संचालित करने की प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। मैं साथ ही इस श्रृंखला के संयोजन में, संचालन में और इसके प्रसारण में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हमारे कई मित्र साथ देते हैं, खास करके जनसंचार विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे जी, उनका सहयोग रहता है, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम संचालित हो पा रहा है। इस श्रृंखला के हमारे सह संयोजक है डॉक्टर संदीप कुमार वर्मा जी, अपनी तमाम व्यस्तताओं से कक्षाओं की और तमाम अपने शोध और शिक्षण के काम के बावजूद समय निकाल करके हमारा सहयोग करते हैं। साथ ही अरविंद कुमार जी जो हैं तो माननीय कुलपति जी के तकनीकी सहयोगी, लेकिन हम सभी का सहयोग करते हैं। विश्वविद्यालय के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उस समय वो तकनीकी सहयोग करते हैं। इसलिए श्री अरविंद कुमार जी, हेमंत दुबे जी, मिथिलेश राय, राजदीप राठौर, अनिल ढोरे, इस तरह के तमाम हमारे जो विभाग और हमसे जुड़े हुए संबद्ध मित्र हैं जो इस श्रृंखला के संचालन में सहयोग करते हैं, मैं सभी के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कोटिशः आभार। आप सभी का जीवन फलदायी हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीश जी की आभा